अब इसके ऑप्शंस पे गौर करिए, इसके जो चारों ऑप्शंस है ना 2.426, 2.426, 2.426, ये क्या है ना, ये आपका मतलब कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, बट 10 की जो पावर है वो अलग है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम किस पे पहले नजर रखेंगे कि 10 की पावर क्या आ रही है, जिससे हम जल्दी अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ओके, कॉम्पटन वेवलेंथ का समटाइम्स क्या होता है ना, हमको ये आंसर याद नहीं रहता या हम ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाती है। होता है कम ऑन, 7वां क्वेश्चन तो इतना इजी है कि क्या बताऊं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। अरे यार, ये क्वेश्चन जो है ना लिख के दे रही हूँ 2017, 18, 19 तीनों पूछा है। सॉरी, hello to all my little scientists and my candidates, welcome back to my channel and 360 degree analysis by कंचन तिवारी के एपिसोड नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि एग्जाम अब ऑनलाइन हो गए हैं। तो आज हम एमएससी सेकेंड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना लेट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड वाज अ कांस्टेंट इक्वल टू। किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट एक टेम्परेचर रेज होने के बाद में एक वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो मटेरियल चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज 3R। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप द सरफेस ऑफ द मेटल इज डिफाइंड एज। वह ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जरूरी होती है ताकि वो किसी मेटल के सरफेस से एमिट हो सके, उसे क्या कहते हैं। हिंदी में आपने इसका नाम सुना होगा, इसे कहते हैं देहली ऊर्जा, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हम वर्क फंक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आया है कॉम्पटन वेवलेंथ से। ये पूछ रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू कितनी होती है। अब इसके ऑप्शंस पे गौर करिए, इसके जो चारों ऑप्शंस है ना 2.426, 2.426, 2.426, ये क्या है ना, ये आपका मतलब कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, बट 10 की जो पावर है वो अलग है। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम किस पे पहले नजर रखेंगे कि 10 की पावर क्या आ रही है, जिससे हम जल्दी अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ओके, कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम विथ सी, जहां पे एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है। अब एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है मतलब 6.6 इंटू 10⁻34। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻31, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। अब हम यहाँ 10 की पावर्स को इकट्ठे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इस पोर्शन को इकट्ठे सॉल्व करेंगे। जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.2417, और जब हम 10 की पावर को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -11। अब मुझे इस 2 को एक नंबर आगे खसकाना है, तो अगर मैं इसको एक नंबर आगे खसकाती हूँ ना तो मेरी 10 की पावर क्या हो जाती है, -12। मीटर में आंसर आ रहा है क्योंकि हम इसको एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर आपके ऑप्शन में मीटर दिया होता आप तुरंत क्या करते, राइट कर देते, और यहीं पे आपकी गलती हो जाती क्योंकि आपको ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं और आपका आंसर किस में आ रहा है, मीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 बोले तो 10 की पावर 2 होता है, एंड देन आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2.417 इंटू 10⁻−10, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बिल्कुल साधारण सा सवाल है जो कि आपको पूछ रहा है कि बोर रेडियस इज डिफाइंड एज, और इसका बहुत सीधा सा आंसर आता है बी, विच इज n² h² अपॉन m e²। बट समटाइम्स क्या होता है ना, हमको ये आंसर याद नहीं रहता या हम ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो देखो, बोर रेडियस सॉल्व करने का रूल क्या होता है। बोर ने ये बोला था कि कोई भी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इसका जो सेंट्रीपेटल फोर्स होता है यानी अभिकेंद्र बल होता है, वो कूलॉम फोर्स से क्या होता है, बैलेंस होता है। अब कूलॉम फोर्स की वैसे तो वैल्यू 1/4πε0 होती है, और साथ में Q1 Q2 R², बट इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं SI यूनिट के टर्म पे। हम यहाँ जनरल टर्म लेंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, 1/4πε0 को नहीं लिखेंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r,
और कूलॉम फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर। तो आर को अगर मैं ट्रांसफर कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। इस चीज को अच्छे से देखो। देन सेकेंड चीज जो बोर ने बोली थी, वो क्या बोली थी कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उस कांस्टेंट को हम एन एच अपॉन 2 पाई लिखते हैं। अब h अपॉन 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन 2 पाई को हम h कट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ से v की वैल्यू आएगी जो होगी एन एच कट अपॉन एम आर। और इसके बाद इस v को जब मैं इस फॉर्मुलेशन में डालूंगी स्क्वायर करके, ठीक है, तब मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा रेडियस इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर एम ई स्क्वायर। इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे v का वैल्यू डालने पे चीजें कैंसिल आउट होंगी और देन r की वैल्यू ये आएगी। तो मेरे ख्याल से बोर रेडियस तक के क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेस वॉज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट से स्पेस भी एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है ये आपको पता चला था। अब स्पेस एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है बोले तो देखो क्वांटाइजेशन का रूल क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन का रूल बोलता है कि उनकी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, इंटीजर वैल्यू होंगी, ना कि फ्रैक्शनल वैल्यू होंगी, ठीक है। अब इसको प्रूफ किया गया था स्टर्न एंड गैरलक के एक्सपेरिमेंट से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन इज करेक्ट। अब आपको 4 कम्यूटेशन रिलेशन दिए हैं, साथ में डेल्टा आई जे यानी कि क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल जो है वो क्या किया है, यूज किया है। अब क्रॉनिकल डेल्टा सिंबल जो है उसका रूल क्या होता है कि अगर आई स्टेट जो है और जे स्टेट बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी 1। बट अगर आई स्टेट इक्वल नहीं है जे स्टेट की तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी 0। अब देखो इस हिसाब से अगर मैं चौथे कम्यूटेशन रिलेशन पे नजर डालती हूँ तो हम जानते हैं कि x और px यानी अगर दोनों स्टेट इक्वल है, यानी यहाँ पे i इक्वल्स टू क्या है, j है, तो इसकी वैल्यू होती है आई एच कट। इसका मतलब डेल्टा यहाँ पे क्या था, 1 था, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे x ले लेती और यहाँ पे py ले लेती, यानी आपका जो i स्टेट है वो नॉट इक्वल है j स्टेट की, क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आता, आई एच कट इंटू 0, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती तो ये होता 0। और ये कम्यूटेशन रिलेशन क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है। इस हिसाब से मेरे 6th का आंसर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या किया है ना, वो सीधा ऐसे कम्यूटेशन रिलेशन नहीं दिया है कि x और x आपस में कम्यूटेशन होकर 0 दे रहे हैं, या x और px जो हैं आपस में कम्यूट होकर आई एच कट दे रहे हैं, इसने ऐसा नहीं दिया है। इसने साथ में क्या किया है, एक डेल्टा ऑपरेटर को यूज कर दिया है ताकि आप हल्का सा कंफ्यूज हो जाओ कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन बोलता है, कम ऑन 7वां क्वेश्चन तो इतना इजी कि क्या बताऊं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नन्हा मुन्ना सा, कि अगर z px माइनस एक्स pz हो तो ये कौन से कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है। अब zx दिया है तो ऑब्वियसली ये ly की वैल्यू होगी, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो सीधा ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ एन ऑपरेटर a बिटवीन स्टेट अल्फा एंड बीटा कैन बी रिटन एज फॉलोइंग। ब्रैकेट नोटेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि एक ऑपरेटर अगर आपके पास a है तो अगर आपको अल्फा और बीटा के साथ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ऑब्वियसली इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए इसका आंसर नंबर ए जो है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इज j। ये आपका लैडर ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो j प्लस क्या होता है, j प्लस होता है j एंड m, तो लैडर ऑपरेटर के हिसाब से ये क्या करेगा, m की एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी j m प्लस 1। अब अगर इसी m की जगह में मैं एक और j लगा दूं, लाइक इस m की जगह मैं j कर दूं, तो इस m की जगह भी क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि फॉर्मुलेशन को उसी वाइज बता रहा है जिस वाइज से फॉर्मूला एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व की है वो ये है ना कि 2019 के कंपैरिजन में 2018 जो है ना उसका पेपर काफी इजी आया था, मतलब कट टू कट क्वेश्चंस ज्यादा थे, सॉल्व करने की चीजें ज्यादा नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर 2017 से कंपेयर किया जाए तो ये पेपर हल्का सा टफ था, यानी जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना वो ईयर वाइज ईयर क्या है ना इंक्रीज होती जा रही है। खैर क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि अगर j का वैल्यू हाफ है तो आप इसको मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके से लिखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो
जे का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, हाफ, तो ऑब्वियसली इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अब jz की आइगन वैल्यू क्या होती है, m h कट। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो h कट बाहर आ जाता है, m 0 0 m, यानी जो आपका m है वो क्या है, मैट्रिक्स एलिमेंट जो है उसके डायगोनल में आ जाता है। अब इस हिसाब से मेरी m की वैल्यू है प्लस हाफ माइनस हाफ, इसको यहाँ पे पुट करो तो h कट हाफ 0 0 माइनस हाफ। अब यहाँ से अगर मैं हाफ हाफ कॉमन निकाल लूँ तो h कट इंटू हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 माइनस 1, और इसको अगर थोड़ा और साफ से लिखे तो ये हो जाएगा h कट बाई 2 1 0 0 माइनस 1। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अरे यार ये क्वेश्चन जो है ना लिख के दे रही हूँ 2017, 18, 19 तीनों पूछा है, सॉरी 2017, 18, 19 तीनों में पूछा है कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। अब मैंने पहले बताया था सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा जेड स्क्वायर जो कि पाउली स्पिन मैट्रिसेस होती है, इनकी वैल्यू 1 होती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, सही होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट एसोसिएटेड विद अ कपल्ड सिस्टम हैविंग टू एंगुलर मोमेंटम J1 एंड J2 इज। देखो अगर J की कोई भी वैल्यू हो तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती है, 2J प्लस 1। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर J का वैल्यू 1 है और यहाँ मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। और आप जानते हो कि J की वैल्यू जब 1 होती है तो वो क्या होता है, 3 लेवल में स्प्लिट होता है। किस टाइप से, 0 लेवल, 1 लेवल, -1 लेवल। तो कितने लेवल में स्प्लिटिंग होती है वो आपको यहाँ पे बता रहा है। अब मान जाओ एक और स्टेट J2 आ जाएगा, ठीक है, तो उसकी भी स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी, इसी तरीके से होगी। अगर मेरे पास J2 भी है तो इसकी भी स्प्लिटिंग 2J प्लस 1 के फॉर्म में होगी। और अगर दोनों स्टेट साथ में हैं तो 2J1 प्लस 1 एंड 2J2 प्लस 1। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, मान जो क्वेश्चन को पलट दे, आपको इस टाइप से पूछा था कि J1 जो है उसकी वैल्यू 1 है और J2 की वैल्यू 2 है, तो बताओ यहाँ पे टोटल कितने सिस्टम्स क्रिएट होंगे। आप जस्ट इसकी वैल्यू पुट करते तो ये क्या हो जाता, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज, यहाँ से आता 3, यहाँ से आता 5 और 5 दिया 15, यानी 15 सिस्टम बनते। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है मैथमेटिक्स तो बहुत हो गई, मतलब तो समझाओ कि ये 15 स्टेट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आपका लेवल 1 होता वो क्या होता, 3 लेवल में स्प्लिट हो जाता। 2 वैल्यू क्या होती, 5 लेवल में स्प्लिट होती। और जब इनका कॉम्बिनेशन बनता ना, कॉम्बिनेशन बोले तो जोड़ी बनाते हम लोग, तो देखो किस तरीके से बनती, ये 1 का 5 कॉम्बिनेशन बनता, 2 के साथ, 1 के साथ, 0 के साथ, -1 के साथ, -2 के साथ, इसका 5 बना। सिमिलरली 0 से भी क्या बनते, 5 जोड़ी बनते, एंड -1 के भी 5 जोड़ी बनते। तो उन पांचों को आप लेते, यानी 5 सिस्टम प्लस 5 सिस्टम प्लस 5 सिस्टम दैट इज 15। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, the reduced mass of a hydrogen atom having mass of nucleus m1 and electron of mass m2 is given by। reduced mass का फॉर्मूला है, और reduced mass का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि बोल रहा है एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, है ना, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ए, 14 का आंसर नंबर ए, ठीक है, विच इज माइनस म्यू जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, ये भी बोर के रेडियस से फाइंड हो जाएगा अगर आप डिराइव करोगे तो। 15th क्वेश्चन बोलता है द टोटल डीजनरेसी ऑफ nth हाइड्रोजन एटम इज। अब देखो आप लोग 2J प्लस 1 2J प्लस 1 इतना देख चुके हो ना कि जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे तुरंत आप 2n प्लस 1 में टिक करोगे और वहां पे क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। याद रखना अगर nth ऑर्बिटल की बारे में बात करता है या nth क्वांटम नंबर की बात करता है तो इसका आंसर होता है डी
एन स्क्वायर। डिजनरेसी कितनी हो जाती है, एन स्क्वायर। इस चीज को याद रखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16, कम ऑन, फिर से डिजनरेसी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर एंगुलर मोमेंटम एल जो है उसकी किस वैल्यू के लिए डिजनरेसी खत्म हो जाती है, मतलब कौन सा ऐसा लेवल है जो स्प्लिट नहीं होता है। तो आप जानते हो कि सिर्फ एल इज इक्वल टू 0 ही है जो स्प्लिट नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपका एल इज इक्वल टू आप 1 ले लो तो वो भी स्प्लिट होता है 3 लेवल में। एल इज इक्वल टू 2 ले लो वो स्प्लिट होगा 5 लेवल में। और एल इज इक्वल टू 3 ले लो तो वो 7 लेवल्स में होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एल इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 जीमान इफेक्ट से आया हुआ है और मैं बार बार कहती हूँ कि ये क्वेश्चन 2017 में भी आया है और 2019 में भी आया है। मतलब ये जीमान इफेक्ट का क्वेश्चन ना प्राण नहीं छोड़ेगा। ये बोलता है जीमान इफेक्ट कैन बी डिपिक्टेड बाय अ पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन एच गिवन बाय, ठीक है, इसका आंसर डी होगा जो कि बोलता है ई 2 म्यू सी एच डॉट एल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता दूं कि 17 और 19 में से कैसे पूछा है। यहाँ पे एल की जगह में ना एम एच कट डाल दिया था। तो ये जो फॉर्मुलेशन था ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समथिंग लाइक ई एम एच कट एच एंड देन अपॉन में 2 म्यू सी। ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला ये बन रहा था। तो ये बोले चाहे ये बोले, बात तो एक ही है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो कि बोल रहा है द पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन फॉर एन एटम प्लेस्ड इन एन होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन इन जेड डायरेक्शन इज। देखो ये आपको पर्टर्बेशन पूछ रहा है, पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होगी अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन में रखा गया है जो कि जेड डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसका आंसर बहुत ही सीधा सा आंसर होगा माइनस ई एप्सिलॉन जेड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगर तुमको पूछता कि वाई डायरेक्शन में रखा होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी तो माइनस ई एप्सिलॉन वाई। एक्स डायरेक्शन में रखा हो तो माइनस ई एप्सिलॉन एक्स। इस टाइप से इसकी वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, आएंगी। ठीक है, तो 18th का ऑप्शन नंबर सी। 2 क्वेश्चन से बचे हैं, गिव अप मत करना, पानी पी लो अगर प्यास लग रही है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, the value of permanent dipole moment of hydrogen atom under the action of electron in under the action of electric field in its first excited state is given by। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्या है ना, एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि दोनों के दोनों स्टार के इफेक्ट के क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। 19 में बोलता है कि अगर आप हाइड्रोजन एटम ले लो, ले लिए, ठीक है, और इसमें आप क्या कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है ना, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, हिंदी में बोले तो स्थाई द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, स्थाई द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका मान क्या होगा, ये 0 हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, 0। तो इस हिसाब से 19th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 जो बोलता है स्टार्क इफेक्ट ऑफ विच ऑर्डर इज नॉट प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, कौन से ऑर्डर का स्टार्क इफेक्ट आपको ग्राउंड स्टेट में किसी भी एटम में नहीं दिखेगा। ध्यान से सुनना, जब आप स्टार्क इफेक्ट लेते हो ना, स्टार्क इफेक्ट बोले तो आप क्या करते हो, कोई भी एटम ले लेते हो, उस एटम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, और उसके बाद उसके स्पेक्ट्रम में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं ये आप स्टडी करते हो, या उसके स्टेट्स में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं वो आप स्टडी करते हो। तो आपको क्या है ना, 0th ऑर्डर का स्टार्क इफेक्ट मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर मिल जाएगा, थर्ड ऑर्डर जो है वो नहीं मिलता। इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही है। तो 20th का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और जिन लोगों को ये डाउट था कि ऑनलाइन एग्जाम होने से आप लोग का नॉलेज जो है वो पिछड़ जाएगा, तो उन लोगों को अगर आप इस टाइप के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बता दोगे ना तो उनका डाउट क्लियर हो जाएगा कि नहीं आपको भी आता है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में 2017 के क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।